Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is comparison of endothermic and exothermic reactions. तो स्टूडेंट्स हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन का कंपैरिजन करेंगे, उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्योंकि आपके पास ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है ना वो मल्टीपल ही बन सकते हैं, क्योंकि इसमें ढेर कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें तो बस ये बताना है कि हीट रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो कतन नहीं। स्टूडेंट्स, आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको वो सारे फीचर्स डिस्कस करने हैं जो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। क्या मतलब? एंडो को आप एंट्रस से याद रख सकते हैं, एंटर हो रहे हैं, आप कहीं पे एंटर हो रहे हैं तो आप उस चीज़ से याद रख सकते हैं। जैसे आप किसी कमरे में एंटर होते हैं, इस तरह से जब हीट रिएक्टेंट्स में एंटर होके उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स में हीट एंटर हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें एनर्जी ऐड हो रही है। हीट क्योंकि एनर्जी है, आप एनर्जी भी कह सकते हैं, आप हीट भी कह सकते हैं। सिस्टम को हीट मिल रही है, इवन लाइट एनर्जी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हीट एनर्जी हो, लेकिन हम उन्हें एंडोथर्मिक की टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं जनाब, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये हीट एनर्जी को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या मतलब है जनाब इस बात का? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका सिस्टम है, जो कि आपका बीकर है जिसमें पानी है। इस बीकर में मौजूद पानी आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इस बर्नर के ज़रिए से हीट प्रोवाइड की जा रही है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस केस में लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं। एक्सोथर्मिक, एग्जिट से, बाहर निकलने से। क्या मतलब? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। जैसे कि ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट एनर्जी बन रही है। एनर्जी हो या हीट और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो क्या मतलब है इस बात का? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब आपकी सिस्टम का टेम्परेचर, एक्चुअली सिस्टम का टेम्परेचर रिएक्शन के प्रोसीड होने के साथ साथ ना सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अगर आप अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल लें, आप उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं, मतलब पानी में ऐड करें, जब वो डिज़ोल्व होगा पानी में तो बीकर आपके पास ठंडा हो जाएगा। एक्चुअली आपके पास पानी ठंडा हो जाता है जिस पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो रहा होता है, क्योंकि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। दिस इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के नतीजे में पहले सिस्टम का टेम्परेचर फॉल होता है, उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे कि आप कास्टिक सोडा को पानी में डिज़ोल्व कर दें, तो कास्टिक सोडा को जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आपका वो बीकर जिसमें आप पानी ले रहे हैं वो गर्म हो जाएगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं भी है, बीकर की बात इसलिए कर रही हूँ कि आप डायरेक्ट बीकर को हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि बीकर गर्म है। तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। जो रिएक्शन हुआ है कास्टिक सोडा और वाटर के दरमियान वो एक्सोथर्मिक था। तो इससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आ गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर आप किसी भी अल्कली मेटल को पानी में फेंकते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका होता है, एक आवाज़ आती है। क्या होता है? पानी में आग लग जाती है, क्योंकि जब आप अल्कली मेटल को, सोडियम को ले लें, उसे पानी में फेंकेंगे तो उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ, और वो इंतहाई एक बहुत विगरस रिएक्शन होता है,
काफ़ी ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, मतलब वो इतनी हीट रिलीज़ कर रहा होता है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट बन रही होती है उसे आग लग जाती है और पानी के अंदर आपको आग का शोला नज़र आता है। तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। आप लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पहले सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर सराउंडिंग का। अब नेक्स्ट बात है इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस की, मतलब डेल्टा ई वैल्यू। तो डेल्टा ई वैल्यू एंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव होती है, एक्सो के केस में नेगेटिव होती है। अब स्टेबिलिटी की बात करें, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस रिएक्शन के नतीजे में ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के मुकाबले में कम स्टेबल होती हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसे आप कैसे देखेंगे जनाब, इसे आप इस ग्राफ से देखेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है। एंडोथर्मिक के केस में देखिएगा रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पर लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए थे। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ पढ़ते हैं। जब रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है उनकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी कम है। और बिल्कुल इन्वर्स केस होगा एक्सोथर्मिक में, क्योंकि एक्सोथर्मिक में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा एनर्जी पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स कम स्टेबल है, जबकि प्रोडक्ट्स लो एनर्जी लेवल पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिएक्टेंट्स एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब स्टेबिलिटी की समझ आ गई होगी आपको, होप सो। अगला है एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज आप कैसे लेते हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि एंडो के केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पर लाई कर रहा है, ये एंडो के लिए केस है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पर लाई कर रहा है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो आप क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हाई एनर्जी पर लाई कर रहे हैं, जबकि एक्सो में बिल्कुल इन्वर्स केस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू एंडो के लिए पॉजिटिव है जबकि एक्सो के लिए नेगेटिव होगी। अब आप इस वैल्यू को अगर इस तरह से कहें कि एंडो के केस में डेल्टा एच वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3 या 0, कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, लेकिन जो लेस देन ज़ीरो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब है आप एक्सोथर्मिक के लिए कह सकते हैं डेल्टा एच वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो। स्टूडेंट्स, आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, किसी भी तरह से आपको कोई भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि ये किस रिएक्शन के लिए वैल्यू है। डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा जा सकता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो के बता के पूछा जा सकता है, जैसे कि ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि एंडोथर्मिक के केस में होता है क्योंकि वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया है। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सो के केस में पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का क्या रिलेशन है, हम एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करते होते थे और हम कहते थे कि जहाँ पे स्पॉन्टेनिटी जहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। तो मतलब जहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है और वो एक्सोथर्मिक है, जबकि जहाँ पे एंट्रोपी नेगेटिव है, कम हो रही है, क्योंकि डेल्टा एस है ना, तो रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है अगर, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो स्टूडेंट, स्पॉन्टेनिटी की टर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एक्सो और एंडो से रिलेट करके, लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे होते हैं प्रोडक्ट को, इसलिए वो जनरली स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब आप स्पॉन्टेनिटी को ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सो के केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, जबकि एंडो के केस में प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब आप एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक की टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी पूछी जाती हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो एंडो की एग्जांपल्स है मेल्टिंग ऑफ आइस, फोटोसिंथेसिस, कुकिंग या फ्राइंग ऑफ एन एग,
जबकि एक्सो की एग्जांपल्स हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंबस्शन एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा की क्योंकि आगे जाके मैं आपको यही डायग्राम्स दिखाने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहली एग्जांपल है एंडोथर्मिक के केस में अवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, जहाँ पे लिक्विड वाटर जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एच वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब ये प्रोसेस आपके पास एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे देखें आपने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया, इसे एनर्जी प्रोवाइड किया एक बैटरी की मदद से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पे भी डेल्टा एच आप देख सकते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब वो सारे रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक होंगे वहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, इस वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि क्यों डेल्टा एच पॉजिटिव है एंडोथर्मिक के केस में, क्योंकि ये एक रीजनिंग शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई द डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जो आप ग्राफ में भी देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स कोई और एग्जांपल, तो आपकी कॉमन लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आफ्टर स्टडिंग द वेपोरेशन ऑफ वाटर आप देखते हैं कि जो ब्रेड की बेकिंग है वो भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एग फ्राइंग भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और सबसे बढ़ के फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जनाब, आप रिएक्शन तो बायोलॉजी में पढ़ते ही हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाले उनको रिवाइज कराने के लिए कि प्लांट जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, ज़मीन से वाटर लेता है, सनलाइट ले रहा है, सूरज से रोशनी जो है वो एनर्जी के तौर पे रिसीव कर रहा है और बना रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स होता है जनाब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है उसे देखते हैं, वो एक्सो है या एंडो है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडो है तो वो रिवर्स में एक्सो होगा। यही चीज़ जो हम स्पॉन्टेनिटी में पढ़ते हैं कि अगर कोई फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड रिवर्स में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह से ये रिएक्शन जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, अगर तो रेस्पिरेशन क्या है जनाब, ये एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रेस्पिरेशन को जस्टिफाई करें कि ये कैसे एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्चुअली ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है और आपके पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी है, इस वजह से आप कहते हैं ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अगली एग्जांपल्स एक्टोथर्मिक रिएक्शन की, तो स्टूडेंट्स मीथेन की कंबस्चन, मीथेन की कंबस्चन या किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्चन। मीथेन आप क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो नेचुरल गैस होती है उसका मेजर पोर्शन मीथेन है, लेकिन आप पेट्रोल की बात भी कर सकते हैं जिसका मेजर पोर्शन गैसोलीन होता है। इसके अलावा आप डीजल की बात कर सकते हैं जहाँ जो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहीं पे भी कंबस्ट हो रहे होंगे किसी भी गाड़ी के किसी भी व्हीकल के इंजन में, तो उसकी कंबस्चन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। उसके अलावा अगर आप पेपर को बर्न कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी जो कंबस्चन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि पेपर भी क्या, आपके पास सेलुलोज है, आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगली चीज़ आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी वजह से तो खुद ब खुद लोहे को जंग लग जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, जैसे कि हमने स्पॉन्टेनियस में से डिस्कस किया था कि आपके पास आयरन का पीस पड़ा है तो स्लो रिएक्शन है अलबत्ता, लेकिन रस्टिंग हो जाती है। उसके अलावा वाटर का, लिक्विड वाटर का सॉलिड वाटर में कन्वर्ट होना, मतलब पानी से बर्फ़ का बनना, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जनाब न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को अगर आप न्यूट्रलाइज कराते हैं तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने 0 से लेके 14 तक पीएच शो करवाई है आपको। आपकी कॉमन लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंट पीएच वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। आपके पास जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच 7 होती है, जबकि आपके पास जो बेकिंग सोडा है उसकी पीएच 9 है। लेमन जूस की पीएच 2-3 के दरमियान लाई कर रही होती है। इस तरह से एसिड और बेस को जब आप न्यूट्रलाइज कराते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि इस पूरे लेक्चर की जान है, क्योंकि आप अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे
तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। और इस ग्राफ में ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स छुपे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बताती होती हूँ आपको, 1 फिगर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ 1000 वर्ड्स। मैंने जो इतनी बातें की हैं, कोई पिछले 10 मिनट लगा के इतनी बहस की है, अगर आपको ये एक ग्राफ समझ आ गया तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया। क्या मतलब? स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप एक्सिस को लेबल करेंगे। तो स्टेप 1 मैंने लिखा कि आप एक्सिस को लेबल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस तो आपने बनाने ही बनाने। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पे। क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, वाई पे एनर्जी है। आप रिएक्टेंट्स को अगर लो एनर्जी पे ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और प्रोडक्ट्स को हाई एनर्जी पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ। क्योंकि एंडो में ये होता है कि रिएक्टेंट्स कम एनर्जी पे होते हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा एनर्जी पे होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक हम्प ऐड करूँगी स्टेप 3 में। मतलब मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करना, बल्कि मैंने एक हम्प बनाया। क्यों बनाया है, इससे मैं अगली फिगर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स को जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है तो उन्हें एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडो हो। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर किसी रिएक्शन के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसकी डिटेल तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिएक्शन काइनेटिक्स में, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए कैटालिस्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, वो एनर्जी स्टूडेंट्स इस एनर्जी से ज़्यादा है। देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी गैप है ना, उससे डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्टिकल रेड कलर की लाइन लगाई है। वो लाइन क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो आपको बता रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप कितना है, मतलब रिएक्टेंट कितना कंटेंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जबकि एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू हाई है, उसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप एक्सो में भी ये देख लें, एक्सो के केस में रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे है, प्रोडक्ट कम एनर्जी पे। हमने स्टेबिलिटी की पहले ही बात कर ली थी कि वो चीज़, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, जो हाई एनर्जी पे होगा वो कम स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कम स्टेबल है, यहाँ पे रिएक्टेंट कम स्टेबल है। इसी तरह से यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब बात करते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी जनाब आप देख सकते हैं, एंडोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंपैरिजन है एक्सो और एंडो में, ये भी एज अ मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, कि जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप बताएंगे, और कौन सी एग्जांपल्स हैं कॉमन लाइफ की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।